शादी के 1 डेढ़ महीने बाद ही चालाक सास ने मेरा जेवर चोरी करके अपनी बेटी के घर भिजवा दिया था। जबकि उल्टा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया कि मैं अपनी माँ के घर छोड़कर आई हूँ। मगर मैंने जब पति को सच्चाई बताई कि चोरी तो आपकी माँ ने ही की है, माँ के बारे में ये बात सुनते ही पति ने ये भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं पेट के बल नीचे गिरी तो मेरा बच्चा मर गया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो दिखावे के लिए इस वक्त मेरी नंद मेरी देखभाल करने पहुंच गई। तभी पति ने नंद के हाथों में मेरे कंगन। बहन जी सोच लीजिए, हमारे बेटे को तो और लड़की मिल जाएगी, मगर आपकी बेटी की बारात वापस चली गई तो सारी जिंदगी ऐसे ही आपके घर पर बैठी रह जाएगी। नंदिनी आंटी, मेरी होने वाली सास ने बड़े घमंड से कहा था। तो मेरी माँ ने परेशानी से मेरी तरफ देखा। मैं उनसे थोड़ी ही दूर बैठी हुई थी, मगर कुछ कुछ सुन सकती थी कि वो क्या कह रही हैं। आपने पहले ऐसी कोई मांग नहीं की, मेरी माँ ने बेबसी से कहते हुए भाई की तरफ देखा, जो नंदिनी आंटी के इस तरह गुस्से से बात करते हुए नोट कर चुका था। वो यहाँ आकर माँ से पता तो नहीं कर सकता था, इसलिए दरवाजे पर परेशानी से खड़ा मेरी माँ को देख रहा था, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बहन जी, ये सब मैं या मेरे बेटे ने तो नहीं पहनना, इसके काम तो नहीं आना है। ये सब तो आप अपनी बेटी के आराम के लिए ही देंगी। हम इन चीज़ों का क्या करेंगे? हम तो सिर्फ आपकी बेटी की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मेरी सास ने माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हुए कहा। तो मैंने परेशानी से माँ की तरफ देखा। माँ का साथ देने के लिए उठकर खड़ी होने ही वाली थी, जब मेरी माँ ने मुझे इशारे से बैठने का कहा और हाथ जोड़ते हुए कहा कि क्यों तमाशा बना रही हो? मैं कोशिश करती हूँ कि नंदिनी बहन की सारी मांगें पूरी कर दूँ, ताकि ये शादी खुशी से हो जाए। तुम्हारी शादी में कोई परेशानी न हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर से तुम्हारी बारात वापस जाए और हमारे खानदान का नाम बदनाम हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे लिए दोबारा रिश्ता आना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बहुत उदास होकर कहा था। देख लीजिए, मेरी मांग तो मामूली सी है और आप उसे पूरी भी कर सकती हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं बारात वापस लेकर चली जाऊंगी। नंदिनी आंटी ने सख्ती से कहा और स्टेज से उतर गईं। मैंने आगे बढ़कर माँ के हाथ थाम लिया और कहा कि नंदिनी आंटी क्या कह रही थी, मुझे सच सच बताइए। अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने गुस्से से कहा। माँ इस बात के डर से कि कोई हंगामा न हो जाए, इसलिए कहने लगी कि कुछ नहीं, ऐसे ही कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें 2 अलमारी दे देती तो तुम्हारा फायदा हो जाता, क्योंकि तुम्हारे कपड़े कितने बहुत हैं, तुमने देखे है ना। मेरी माँ ने झूठ बोलते हुए कहा। तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने जल्दी से अपने सोने के कंगन उतारे और मेरे हाथों में डाल दिए। मैं परेशान थी उन्हें देखने लगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने सारे सोने के जेवर में से वो कंगन अपनी होने वाली बहू के लिए रखे थे। उन्होंने अपने सारे जेवर बेच दिए थे, सिर्फ ये कंगन ही बचे थे। वो कहती थी कि जब तक मैं पहनूंगी तो पहन लूंगी, वरना बेटे की शादी होते ही बहू को मुंह दिखाई में दे दूंगी। मगर उन्होंने नंदिनी आंटी के जाने के बाद ही वो कंगन मेरी कलाई में डाल दिए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उन्हें पहनूं, मगर उस वक्त मैं मजबूर थी। सोचा कि बाद में अपनी माँ को वापस कर दूंगी। तभी मेरी कजिन प्रिया स्टेज पर आ गई और कहने लगी कि स्नेहा, खामोशी से स्टेज पर बैठ जाओ, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तुम लोगों को बातें करने का मौका क्यों दे रही हो। वो मुझे डांटने लगी थी। उम्र में वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मैं खामोशी से स्टेज पर बैठ गई, मगर मेरे चेहरे से माँ की परेशानी दूर नहीं हुई, जो घबराती हुई हर इंसान के पास जाकर पूछ रही थी कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं उनकी तरफ देखती रही। मेरी माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से हमें पाला था और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हम पर लगा दी थी। भाई को बड़े कॉलेज में पढ़ाया और मेरे दहेज में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हमारी माँ ने हमें बहुत मेहनत से पाला था। हम उन्हें कभी भी इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते थे। न जाने मेरी सास ने उनसे ऐसा क्या कहा था जो उन्होंने अपने कंगन मेरे हाथ में दे दिए। अगर वो अलमारी का कहती तो मेरी माँ अपने कंगन तो मुझे कभी न देती, क्योंकि उन्हें ये कंगन बहुत प्यारे थे। वो सिर्फ अपनी बहू को ये कंगन देने वाली थी। लेकिन अब मुझे बहुत हैरत हो रही थी। वो सबका ख्याल रखना और मेरी परवरिश का भरम रखना, ताकि कल को कोई ये न कह सके कि बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए उसने ऐसा किया। कभी मेरी नाक मत कटने देना। माँ ने रोते हुए कहा। तो मैं और भी जोर से रोने लगी। बाप के जिक्र पर भला
कौन लड़की है जो रोए बिना रह सकती है? एक ऐसा वक्त जिसमें बाप की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है। ऐसे वक्त में लोगों की फालतू के ताने दिल चीर कर रख देते हैं। माँ ने मुझे गले लगाया, तभी बुआ जी भी स्टेज पर चली आईं। मुझे उन्हें देखकर बहुत हैरत का झटका लगा, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद वो कभी भी हमारे घर पर नहीं आई थी, और आज मेरी शादी के दिन वो स्टेज पर आई तो मैंने सारी शिकायतें एक तरफ रखते हुए आगे बढ़कर बुआ को गले से लगा लिया। कितने ही साल बीत गए थे, उन्होंने इस तरह मुझे गले से नहीं लगाया था, जबकि मैं पूरे खानदान में सबसे ज्यादा उनकी लाडली थी। मैं काफी देर उनके गले से लगकर रोती रही। बुआ ने अपनी उंगलियों में से एक सोने की अंगूठी उतारी और जबरदस्ती मेरी उंगली में डाल दी। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा। वो कहने लगी कि तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं ला सकी, मगर इस पर तुम्हारा हक है। अपने बाप का कर्ज समझकर रख लो। मैंने वो अंगूठी उतारनी चाही तो बुआ की आखिरी बात ने मुझे परेशान करके रख दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? मगर उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए मुझसे कुछ बोला नहीं गया। बारी बारी सभी लोगों ने मुझे गले से लगाया और विदाई के वक्त भाई भी आगे बढ़े। उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो मैं जोर जोर से रोने लगी और माँ ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। वो जो मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी, वो खुद किसी हारे हुए इंसान की तरह लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने शोर में भी मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। माँ मुझे पकड़कर गेट तक ले आई। ये रस्म भी बड़ी अजीब है, इंसान को अपने ही घर से बेघर कर देती है। मैंने पीछे मुड़कर अपने घर के आंगन को देखा, जिसमें मेरी हंसी गूंजा करती थी। एक पल को मेरी जिंदगी के 24 साल किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे। कहीं पिताजी मेरे साथ चलते हुए मुझे पहला कदम उठाना सिखा रहे थे, तो कभी वो चारपाई पर बैठे मुस्कुराते हुए मेरे बाल बना रहे थे। कभी मेरी माँ किचन में खड़ी मेरे लिए पराठे बना रही थी, तो कभी मुझे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी और मैं रोते हुए उन्हें मना कर रही थी। कभी मेरा भाई मेरे साथ आंगन में लुका छुपी खेलता था, तो कभी वो मुझे लड़ाई में मारता था। मैंने रोते हुए पीछे देखा तो भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे ले जाने लगा। माँ डांटने लगी कि इस तरह पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सास आगे बढ़ी और फौरन मेरा हाथ थाम लिया। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। मेरा दम घुट रहा था, रोने की वजह से सांस भूल चुकी थी। सास ने जल्दी से मुझे पानी पकड़ाया तो मेरे पति ने गाड़ी की खिड़कियां खोल दी। मुझे थोड़ा आराम मिला तो सांस मेरी ठीक हुई। गाड़ी में लाइट ऑन हुई तो सास की नज़रें महसूस करते हुए मैंने आंखें उठाकर देखा तो वो मुझे देखने के बजाय मेरे कंगन को देख रही थी। तब मुझे समझ आ गई कि शायद वो माँ से इन्हीं की मांग कर रही थी कि उन्होंने दहेज से मुझे थोड़ा जेवर दिया है। मैं दिल से बहुत उदास थी। पति से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो भी दहेज की मांग करेगा। आखिरकार हम लोग घर पहुंचे तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। मुझे हैरानी हुई, पीछे जो उनके रिश्तेदार बसों में आ रहे थे, न जाने वो कहाँ गए। मुझे लगा कि वो पीछे आ रहे होंगे, मगर घर में कोई लाइट ऑन नहीं थी। तभी मेरी सास कहने लगी कि सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, अब रिसेप्शन में ही आएंगे और तुम जल्दी से अंदर चलो। और वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगी कि जल्दी गेट खोलो और भाभी का वेलकम करो। मेरी नंद जल्दी से ताला खोलते हुए घर के अंदर आई और बड़ा गेट खोल दिया। हम लोग अंदर आए तो वो कार वाला कहने लगा कि साहब रुको, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है। वो आदमी बोला तो मैंने परेशान होकर अपनी सास को देखा तो वो बिना शर्मिंदा हुए कहने लगी, ये गाड़ी किराए की है, हमारी अपनी थोड़ी थी, अब वो किराया देना है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, गिफ्ट के तौर पर मिले तो होंगे, वही पैसे दे दो। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने अपने खाली पर्स को देखा, जिसमें माँ ने ऐसे ही 2,000 रुपये डाल दिए थे कि क्या पता ज़रूरत आ जाए। मैंने ना के इशारे में सर हिलाया, मगर सास ने आगे बढ़कर वो बैग छीन लिया और उसमें पड़े हुए पैसे उठाकर उस ड्राइवर को दे दिए। वो खामोशी से चला गया। मेरी आंखें भीगने लगीं, परेशानी से सर फटने लगा कि ये किन लोगों से वास्ता पड़ गया। अभी मैं उदास मुस्कुराहट लिए बाहर देख रही थी, जब नंद ने मेरे सामने लॉन में लगे हुए पौधों से कुछ फूल तोड़े और मेरे ऊपर फेंकते हुए कहने लगी, आइए भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। उसकी ये कहने पर मैं मुस्कुराई। पति मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने के बजाय खुद ही अकेले चले गए थे। मेरी सास ने भी मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं समझी। इतने भारी लहंगे में मैं चल भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किलों से अंदर आई तो देखा वो सब लोग आराम से सोफे पर नींद की हालत में पड़ चुके थे।
मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। किसी ने ये भी नहीं कहा कि नई बहू है, उसे बैठने को जगह दे दो। सभी को अपनी पड़ी थी। अजीब स्वार्थी लोग थे। उनका पहला इम्प्रेशन मुझ पर बहुत बुरा पड़ा। यहाँ तो कोई जगह नहीं बैठने की। तुम ऐसा करो, जब तक हम सब लोग कपड़े बदल कर आते हैं, तुम सबके लिए अच्छी सी कड़क चाय बना लो। बहुत दिल चाह रहा है, थकावट बहुत हो रही है, हम सब बहुत थक चुके हैं। इधर किचन है, इधर जाओ और सारा सामान तुम्हें वहीं मिल जाएगा। मेरी नंद ये बोली और कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं हैरान हो रही थी कि वो मुझे काम बताकर गई है। अभी मुझे इस घर में आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उन्होंने इस घर की जिम्मेदारियां मेरे मासूम कंधों पर डाल दी थी। अभी तो मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मगर इन लोगों ने जो किया वो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। मैं परेशानी से किचन में आई। जब से शादी हुई थी, ये परेशानी तो जैसे हथेली की लकीरों में लिख दी गई थी। मैं घबराती हुई किचन में आई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। मैंने दूध ढूंढा तो पत्ती नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर दूध उबलता रहा, तब कहीं जाकर मुझे पत्ती और चीनी मिली। मैंने अच्छी सी चाय बनाई और सबका इंतज़ार करने लगी। थकावट के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी और यहाँ मुझे चाय बनाने को बोल दिया गया था। पति को मेरे हक में बोलना चाहिए था, मगर वो तो ऐसे ज़बान बंद करके बैठे थे जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे हों। बुरा तो लग रहा था, मगर मैंने कोशिश की कि सबसे खुशी से पेश आऊं, किसी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि मेरे पति ने भी मेरी साइड नहीं ली। उन्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी। उन्हें कुछ कहना चाहिए था कि नई दुल्हन है, अभी से ही उससे काम क्यों करवा रहे हो। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहू, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सबके कमरों में जाओ और उन्हें चाय देकर आओ। जल्दी जाओ। शाबाश। सास ने मुझे थपकी दी और ये कहकर वो चली गईं। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मगर ससुराल में पहला रवैया अपना बुरा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए सबके कमरों में चाय देकर आई। अपने कमरे में आई तो पति बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने आवाज़ दी, मगर उन्होंने सुना नहीं। तभी मेरी सास बिना खटखटाए कमरे में आ गईं। वो बहुत उलझन में दिखाई दे रही थी। रोहित, उठो, रात के 12 बजने से पहले पहले ये कीमती जोड़ा वापस करके आओ, कहीं दाग वाग न लग जाए, ये ना हो कि वो पैसे बढ़ा दे। जल्दी करो। मेरी सास ने मेरे आगे पीछे घूमते हुए कपड़ों की अच्छी तरह तसल्ली की और कहा कि जल्दी से उतारो, ये किराए के कपड़े हैं, हमें 12 बजे से पहले वापस करने हैं, वरना अगले दिन का किराया भी लग जाएगा और मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे भरूं। जल्दी करो, इससे पहले कि 12 बज जाएं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं शौक में खड़ी रह गई। ये सूट किराए का था, मेरे लिए खरीदा नहीं गया था। मतलब मैं किसी की उतरन पहने हुई थी। ये जानकर मुझे चक्कर आने लगे। मैं लड़खड़ाते हुए दीवार के साथ जा लगी। सास ना के इशारे में सर हिलाते हुए गुस्से से बेटे के सर पर जाकर खड़ी हो गई। जल्दी से उठो, अपनी इस कामचोर और सुस्त पत्नी को कहो कि जल्दी से कपड़े उतारे और समेट कर दे, ताकि हमें 2 दिन का किराया भरना ना पड़े। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं इस लड़की पर बर्बाद कर दूं। 12 बजने से पहले अगर ये कपड़े नहीं गए तो दूसरे दिन का किराया लग जाएगा और मैं ये नहीं होने देने वाली हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जितनी जल्दी हो सके इससे कपड़े उतरवाओ और देकर आओ। सास ने गुस्से से कहा और हाथ से सर दबाते हुए सोफे पर जा बैठी। मैं हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। पति ने गुस्से से घूरा और कहने लगे, तुम्हें माँ जी की बात समझ नहीं आ रही? जल्दी से जाओ और चेंज कर लो। उनके इस अंदाज पर मेरी रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। मैं रोते हुए वॉशरूम में घुस गई। अभी मैं 5 मिनट अंदर खड़ी ही थी जब सास ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? कपड़े ज़रा ध्यान से उतारना, कहीं फट ना जाए। अगर ज़रा सा भी फटा तो सारे पैसे तुम दोगी। मैं तुम्हारे ऊपर फालतू पैसा नहीं बहाऊंगी। सास बाहर खड़ी चिल्ला रही थी। मैं रोते हुए धुंधले होते मंजर के साथ कपड़े बदलकर बाहर आई। सास ने जल्दी से वो सूट उलट पुलट कर देखा और फौरन उसे डब्बे में पैक करते हुए पति को भेज दिया कि जाओ वापस करके आओ। उन लोगों ने ऐसा दिखाया था कि वो अच्छे खाते पीते घराने से हैं, अपनी गाड़ी है और इतना महंगा ड्रेस देखकर तो मैं भी शॉक्ड में थी। मगर अब सच्चाई खुली थी कि वो सच में मेरे लिए खरीदा नहीं गया था, बल्कि किसी की उतरन थी। रात को पति आए तो मैं नाराज़गी से करवट बदलकर सो गई। कहने लगे, क्या बात है, तुम नाराज़ लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं है और इस बात से अनजान हूँ कि आज क्या हुआ है।
आप लोग मेरे लिए एक सूट तक नहीं खरीद सकते थे और किराए पर ले लिया। और वो गाड़ी, वो आपकी अपनी नहीं थी, बल्कि किराए की थी। हर चीज़ किराए की ही है। ये घर तो आपका अपना है ना? मैंने थोड़ा गुस्से से कहा। तो मेरे पति गुस्से से उठ बैठे। मैं तुमसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर सकता हूँ। आगे से कोशिश करना कि मुझसे इस लहजे में बात ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी वो सूट एक दिन के लिए पहनना था, उसे खरीदा क्यों जाए? सिर्फ एक दिन पहनने के लिए इतने पैसे बर्बाद क्यों किए जाएं? 40-50 हज़ार रुपए ऐसे ही वेस्ट होकर पड़े रहते। तुम औरतें होती ही पागल हो। तुम्हारा दिमाग सर में नहीं, बल्कि घुटनों में होता है। क्या करती इतने महंगे सूट का? सिर्फ एक बार ही तो पहना जाता, उसके बाद तो वो रखा ही रहता है। इसलिए ऐसा सूट लिया था ताकि एक बार पहन के वापस हो सके। उसके जो मुंह में आया वो बड़बड़ाता गया। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मेरे पति मेरे साथ देने वाले नहीं हैं। वो कान के कच्चे आदमी थे। सारी रात रोने में गुजर गई। पति के रवैये ने मुझे तोड़कर रख दिया था। वही तो मेरी उम्मीदों की आखिरी किरण थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो लोग न सिर्फ लालची हैं बल्कि झूठे भी हैं। हमारे खानदान में पहली बार किसी लड़की की इस तरह की शादी हुई थी और ये सिला मिला था। सुबह मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं खुश नहीं हूँ। पति ने मुंह दिखाई में मुझे एक लॉकेट दिया था, जो सुबह सवेरे तैयार होने के बाद मैंने पहन लिया था। वो ज्यादा भारी तो नहीं था, मगर सोने का लग रहा था और उसमें मौजूद सफेद नग जो किसी हीरे की तरह लग रहे थे। मुझे लगा कि वो खास तौर पर मेरे लिए बनाया गया है। अभी मैं अपनी कजिन को दिखाकर उठी ही थी कि मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में ये तोहफा दिया है। देखो कितना प्यारा है। तभी नंद दनदनाती हुई मेरे कमरे में आई। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो मुझे मेरी चेन वापस कर दो। ये मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी और बहुत महंगी है। तुम्हारे पति ने तो कुछ खरीदा ही नहीं था। मैंने दे दी कि एक रात के लिए उसे दे दो, दोस्तों को दिखा देगी तो फिर वापस कर देना। तुमने तो इसे अपना ही समझ लिया। तुम्हारे पति की नहीं है, ये मेरी है। चलो अब चुपचाप जल्दी से वापस कर दो। नंद ने लंबी सी बातें सुनाई तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। आखिर इन लोगों ने हमसे कौन कौन से झूठ बोले थे? पति से अभी बात नहीं कर पाई थी। मेरे दिल में बहुत सी शिकायत थी, मगर लोगों को बताकर अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी। रिसेप्शन के वक्त जो ड्रेस मेरी सास ने ये कहकर सबको बताया था कि मेरे पति ने खास तौर पर पसंद करके मेरे लिए बनवाया है और पूरे 1 लाख रुपए का है, वो भी किराए का निकला। जो मेरी सास ने ज्वेलरी दी थी वो नकली थी। अब मैं ये जानने की कोशिश में लग गई थी कि ये घर उनका अपना तो है, कहीं किराए का तो नहीं। उन लोगों ने हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया था। हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। और अगर मेरी माँ को इस सब के बारे में पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और मेरा भाई, वो तो शायद इनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने इस बात को अभिराज ही रखा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि अगर ख़ानदान में पता चला कि मैं किस घर में बिहाई गई हूँ तो सब लोग मेरी माँ की बेइज्जती करते। इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। ये घर किसके नाम है? रात को मैंने अपने पति से सवाल किया तो वो कहने लगे कि ये घर हमारे पिताजी के नाम है और केस चल रहा है, क्योंकि हमारी दोनों बुआ को भी इस घर में हिस्सा चाहिए और उन्होंने अभी तक नहीं दिया। यही वजह है कि वो केस कर चुकी हैं। ये जानकर मुझे और ज़्यादा दुख हुआ। एक नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उन सब बातों को नज़रअंदाज कर भी देती तो ये बात भला भूलने वाली थोड़ी थी कि उन पर केस चल रहा था। बेटी, तुम खुश तो हो? रिसेप्शन के वक्त माँ ने मेरे चेहरे को देखते हुए सवाल किया तो मैं मुस्कुराई और ज़रा सा भी पता नहीं चलने दिया कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। हम बेटियां बड़ी अदाकार होती हैं, दुख अपनी माँ से छुपा लेती हैं, जिससे हर बात शेयर किए बिना सुकून नहीं मिलता। इस वक्त मैंने भी चेहरे से पता नहीं चलने दिया कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। माँ ने सारी जिंदगी हम दोनों भाई बहनों की जिंदगियां संवारने में लगा दी थी। अब जब उनके सुख के दिन आए थे तो मैं उन्हें दुख देकर उदास नहीं करना चाहती थी। मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा, जो पिछले 25 साल की कहानी सुना रहा था। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उनकी शादी अपने से 15 साल बड़े इंसान से करवा दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे खाते पीते घर से थे और मेरे पिताजी को मेरी माँ पसंद आ गई थी। उम्र के फर्क ने उन्हें आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरी माँ इस उम्र में अकेली रह गई थी, जिस उम्र में अभी उनकी उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही थी।
माँ को मजबूर किया गया था कि दूसरी शादी कर लो, मगर वो मना करती रहीं क्योंकि वो हम दोनों भाई बहनों पर सौतेले बाप का साया नहीं लाना चाहती थी। हम दोनों की खुशी की खातिर उन्होंने अपनी खुशियाँ ख़त्म कर दी थी। उन्होंने हमें सुख देने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब हमारी बारी थी कि हम उनका एहसास करें और उन्होंने जो हम पर लुटाया है उसे वापस करें। मैं मुस्कुराती रही। माँ जानती थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो बड़े गौर से देख रही थी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया और ये दिखाने लगी कि मुझसे ज़्यादा खुश इस शादी से कोई भी नहीं है। मेरे पति अच्छे थे, मगर उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में मुझसे झूठ बोले थे। मैंने तकदीर समझकर अपना लिया था। बहू, तुमसे एक बात पूछनी थी। रिसेप्शन के अगले दिन मैं नाश्ता कर रही थी जब मेरी सास ने मुझसे पूछा। मैं उनकी तरफ ध्यान देने लगी तो वो कहने लगी कि बताओ, तुम्हारा वो घर किसके नाम है। उनकी इस तरह पूछे जाने पर मैंने पति की तरफ देखा कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। वो तो ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तभी मैंने साफ लहजे में बताया कि वो घर मेरी बुआ और मेरे माँ के नाम है। तभी मेरी सास कहने लगी, मतलब इसमें तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। उनके अंदाज पर मैंने नाराजगी से पति को देखा तो वो कंधे उचकाकर रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने नजरें झुकाए रखी। तभी सास कहने लगी, वैसे सड़क के पास है और अच्छे मोहल्ले में मौजूद है, पक्का 1-2 करोड़ का तो होगा। तुम्हारा तो अच्छा खासा हिस्सा बनता है। घर भी अच्छा है, देखने में भी बढ़िया है। उनके इस लहजे में कहने पर गुस्से से मेरे गाल लाल होने लगे थे। मैंने मुट्ठियां मींच ली, बिना कोई जवाब दिए नजरें खाने पर जमाई रखी। मेरे पति और सास अंदाजा लगाते रहे। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ, मुझे सच सच बताइए, उस दिन नंदिनी आंटी आपको क्या कह रही थी? अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी। आपको मुझे सच बताना ही होगा कि शादी वाले दिन उन्होंने आपसे क्या क्या कहा था, जो आपने मुझे अपने कंगन दे दिए थे। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं आपसे सच में सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी अगर आपने मुझे नहीं बताया तो। मेरी धमकी काम कर गई थी और माँ ने सच बता ही दिया था कि नंदिनी आंटी ने माँ के कंगन देख लिए थे और उन पर उनकी नज़र थी। उन्होंने पहले कार की मांग की थी। जब माँ नहीं दे पाई तो उन्होंने कह दिया कि उसके बदले वो पैसे दे दें। भला मेरी माँ इतने पैसे कहाँ से लाती? इसलिए उन्होंने नंदिनी आंटी के मशवरे पर उन्हें सोने के कंगन उतार कर मेरी कलाइयों में डाल दिए थे, जबकि मेरा उन पर हक नहीं था। वो मेरे भाई के हिस्से के थे। मेरी माँ ने अपने सारे जेवर बेचकर हमारी शादी की थी। मेरे लिए जेवर बनवाए थे, लेकिन सिर्फ ये कंगन अपनी बहू के लिए रखे थे, और वो भी उन्होंने मुझे ही दे दिए थे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब असली सच्चाई मुझे पता चली थी। मैं समझ गई थी कि यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मेरी सास मेरी सोच से भी ज्यादा लालची थी। अब मेरे दहेज के सामान में जो मेरे कपड़ों का सूटकेस था, वो खुलने वाला था। मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा था कि मैं आधे सूट अपनी माँ के घर पर ही रख कर आई थी, खास तौर पर वो जो बहुत महंगे थे। नंद आई और सूटकेस खुलने पर नाराजगी से कहने लगी कि भाभी, तुम्हारा कोई भी सूट इतना अच्छा नहीं है कि मैं रख लूं। उसके कहने की देर थी कि मेरी सास कहने लगी, सूट पसंद नहीं आ रहा तो क्या हुआ, जो चीज पसंद आ रही है वो उठा लो। सास के ऐसे कहने पर मैंने जल्दी से अपने हाथ पीछे किए, क्योंकि मैंने सोने की अंगूठियां पहन रखी थी जिस पर मेरी नंद की नजर थी। मेरी इस हरकत पर नंद मुंह बनाने लगी। भाभी, मैं कौन सा तुमसे खींच रही हूँ जो तुमने ऐसे हाथ पीछे कर लिए? इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं आपके हाथ से आपका सामान उतार कर ले जाऊंगी। उसने शिकायत की तो सास ने मुझे गुस्से से घूरा। मैंने परवाह नहीं की और एक सूट उठाकर अपनी नंद को देते हुए कहा, ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए दिया था। अब रखना चाहो तो रख लो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और को दे दूंगी। मेरे ये कहने पर वो दोनों आपस में बातें करने लगी थी। सास मुझे डांटने लगी। इस वक्त पति कमरे में आए। क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? शायद वो कुछ बातें सुन चुके थे। तभी मेरी सास कहने लगी कि सूटकेस खोलने पर तुम्हारी पत्नी इतना भी नहीं कर पाई कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा सूट खरीद लेती। देखो तो कैसा बूढ़ी औरतों वाला रंग पसंद किया है। सास मेरे पति से मेरी शिकायत करने लगी थी। मैंने एक नज़र पति पर डाली। बिना उनकी बात सुने किचन में आ गई। चाय बनाई, पानी का गिलास उठाया और पति को पेश किया। वो गुस्से में थे, काफी देर डांटते रहे, मगर मैंने उनकी परवाह नहीं की। वो कहने लगे कि एक ही तो बहन थी मेरी, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उसके लिए अच्छा सा सूट ले आती? वो सब कुछ तो नहीं लेने वाली थी तुम्हारा, सिर्फ एक सूट की ही तो बात थी। अच्छा सा ले आती तो तुम्हारा क्या चला जाता?
अपनी माँ से कहती कि एक ही तो नंद है मेरी। वो बहुत गुस्से से कहने लगे थे। उनकी माँ और बहन उनके सामने बहुत भोली बनती थी, मगर उनकी सच्चाई एक दिन में ही मुझे पता चल गई थी। आगे से तुम माँ से कोई भी बहस नहीं करोगी। वो बड़ी है, जैसे चाहे करे, ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुमने इनसे बहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर होगा आगे से माँ की सारी बातें मानो। वो बोले तो मैं सर झुका गई। उनके सामने ये नहीं बोला कि मैं उनकी माँ के बारे में क्या सोचती हूँ। ऐसा करो, ये जेवर माँ के पास रखवा दो। कमरे में लॉकर नहीं है, ये ना हो कल को कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। मेरे पति ने अटक अटक कर कहा। मैं जानती थी कि वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि अपनी माँ की कही बातें दोहरा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ये जेवर माँ के पास रखवा दूंगी। वैसे भी मैं ज्यादा पहनने का शौक नहीं रखती, मुझे इतना पसंद नहीं है ये जेवर। मैंने पति को उल्टा जवाब दिया तो वो गुस्से से मुझे घूरने लगे। मुझसे जबान मत चलाओ, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि माँ के पास रखवा दो तो तुम अभी इसी वक्त ये जेवर उठाओ और जाकर उनके पास रखवा दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरे पति ने ऑर्डर दिया तो मैंने अलमारी खोली, उसके लॉकर में जेवर रखे और चाबी पति के सामने अपने बेड पर नीचे रखी। कोई बात नहीं, कमरे में लॉकर नहीं है तो क्या, अलमारी में तो है। आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चोरियां और डकैतियां वहां होती हैं जहां अपने साथ मिले हुए हों। किसी भी बाहर वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बिना घर के हालात जाने अंदर जाकर सारा सामान लूट ले। कोई यहाँ चोरी नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारा कमरा है, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, तो आप इतनी फिक्र ना करें। मैंने गुस्से से कहा तो पति खामोशी से चाय पीने लगे, फिर उठकर चले गए। मैंने सुकून का सांस लिया कि पति से ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि अगर मैं उन्हें जवाब देती तो वो उसे बदतमीजी समझते, उल्टा मुझे डांट देते, यहाँ तक कि मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाते। मैं घर के सारे काम करती थी। शादीशुदा नंद 1 महीने से हमारे घर में रह रही थी। उसके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं थक चुकी थी। उनकी वजह से सारा दिन मुझे किचन में गुजारना पड़ता था। मैं सोचों में गुम थी कि कब नंद वापस जाएगी और मैं दोबारा से नौकरी शुरू करूंगी, क्योंकि उसने मेरी सास को कहा था कि अगर मैं नौकरी करने चली गई तो काम नहीं करूंगी, इसलिए मुझे नौकरी ना करने दी जाए। मुझे नंद पर बहुत गुस्सा आया था, मगर मैं खुद नौकरी से थकी हुई थी, मगर पता नहीं चलने देती थी। अगर बता देती तो मेरी नंद उल्टा काम करने की कोशिश करती ताकि मुझे तंग कर सके। शादी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। एक दिन मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी जब चक्कर आए। मैं फिसल कर नीचे आ गई। अच्छा हुआ कि ज्यादा सीढ़ियों पर मौजूद नहीं थी, इसलिए बच गई। नंद ने फौरन मुंह पर पानी की छींटें मारी, मुझे जगाया। उस वक्त सास अपनी नंद के घर गई हुई थी और बच्चे स्कूल में थे। जब मैं होश में आई तो फिर चक्कर आने लगे। नंद मुझे पकड़कर कमरे में ले आई। सास और पति को फोन किया, क्योंकि मैं बिल्कुल बेहोश थी और वो घबरा गई थी। जब डॉक्टर आए तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगा कि सास और नंद खुश होंगी, मगर वो खुश होने के बदले कहने लगी, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। उनके इस चुभते हुए सवाल ने मुझे तोड़कर रख दिया था। पति नजरें चुराते हुए ऑफिस चले गए और मैं निढाल सी होकर सोफे पर बैठी रह गई। सास और नंद की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी, शादी को कुछ टाइम ही होने देती। सास के कहने पर मैं बिना किसी गलती के शर्मिंदा होकर बैठ गई थी। तभी नंद कहने लगी, मुझे 2 साल बाद बेटा हुआ था, उस बीच हमने खूब इंजॉय किया था, घूमे थे फिरे थे, हर ख्वाहिश पूरी की थी, और इतनी जल्दी बच्चा हो जाना बहुत मुश्किलें पैदा करता है। तुम ऐसा करो, इसे ख़त्म करवा दो। नंद के कहने पर मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनको इतनी सख्त बातें सुनाऊं, लेकिन सास की इज्जत में मैं चुप रही कि अगर कुछ बोलूंगी तो वो सारा दिन इस बात को घुमा फिराकर मेरे पति के सामने रखेंगी और हमारी बहस हो जाएगी। इसीलिए मैं खामोश हो गई। पति शाम को आए तो मिठाई लाए थे, सभी ने खाई, मगर किसी ने खुशी से नहीं खाई थी, सिवाय हम दोनों के। पति का रवैया पहले से बेहतर हो गया था। क्या हुआ, आज नाश्ता नहीं बनाया, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं कमजोरी और चक्कर आ जाने की वजह से किचन में नहीं जा पाई तो नंद और सास गुस्से से मेरे कमरे में चली आईं। वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा निकालती थी। कभी कभी तो मैं हैरान होती थी कि वो मुझे समझती क्या है। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? वो जब चाहे मुझे मारे, जब चाहे अच्छा रवैया अपना ले। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं किचन में नहीं गई।
मैंने छोटा सा जवाब दिया और कंबल लपेटते हुए लेट गई तो सास ने गुस्से भरी नजरों से मेरे पति को देखा। तभी मेरे पति कहने लगे, उठो, सबको नाश्ता बनाकर दो, फिर आराम करती रहना। उन्होंने कहा तो मैंने गुस्से से घूरा, मगर उन्हें इतनी परवाह नहीं थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं पति के बार बार कहने पर किचन में तो आ गई थी, मगर खड़े होकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं ढीठ बनी खड़ी रही, क्योंकि अगर नाश्ता न बनाती तो घर में अजीब तूफान आ जाता। सास और नंद बर्तन पटक पटक कर रखती और फालतू में तमाशा बन जाता। यही सोचकर मैं किचन में आ गई। यहाँ खड़े होकर चक्कर आए और तवे का सारा तेल मेरे पैरों पर गिर गया। मैं ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। जलन के मारे बुरा हाल था। सास और नंद सामने बैठी थी, मगर उठकर मुझे देखने भी नहीं आई। पति जो अपने कमरे में थे, वो मेरी चीख सुनकर फौरन भागते हुए आए और कहने लगे कि क्या हुआ है। मैं रोते हुए कहने लगी कि मेरे ऊपर तेल गिर गया। तभी पति ने मुझे उठाया और कुर्सी पर बिठाया। मैं अभी रो भी रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, मगर अब मैं ज्यादा चल नहीं पा रही थी। बहुत परेशानी हो रही थी। कुछ दिन बाद नंद ने वापस चला जाना था। ये खुशी की खबर सुनकर मैं फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि वही हम दोनों की लड़ाई की वजह बनती थी, वरना मेरी सास इतनी बुरी औरत नहीं थी। ये मुझे अब अंदाजा हो रहा था। वो सिर्फ नंद की बातों में ही आ जाती थी। आखिर को उनकी बेटी थी, वो उनकी बात कभी नहीं टालती थी। और पता नहीं नंद को मुझसे क्या परेशानी थी कि वो हमेशा मेरे लिए जाल बनाती रहती थी और सास को भी अपने साथ लगाए रखती थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज माँ की तरफ चली जाऊँ। पैर जलने के 2 दिन बाद मैंने पति से इजाज़त मांगी तो वो पहले तो मुझे देखते रहे, फिर अजीब से लहजे में बोले, मुझसे क्यों पूछ रही हो? माँ जी से पूछो, वो इजाज़त दे दे तो चली जाना। उनकी इस अजीब से रवैये पर हैरान होते हुए मैं सास के कमरे में चली गई। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो बहुत देर बाद अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। वो मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई। आंटी, दरअसल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज घर वापस जाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो सास ने एक नज़र मुझे देखा। कितने दिनों के लिए जा रही हो? उनके इस सवाल पर मैं सुकून में हो गई। अच्छा है, जाने तो दे रही हैं। जी, सिर्फ 1 दिन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा तो सास कहने लगी, सब ठीक है, 2-3 दिन के लिए चली जाओ, आराम से माँ की देखभाल करो। बेटियों का और क्या फ़ायदा? माँ इसी दिन के लिए तो बेटियों को पैदा करती है कि कल को वो उनका सहारा बन जाए। उनकी देखभाल करो और आराम से आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो आ जाना, हमारी तरफ से कोई मना नहीं करेगा। पहली बार सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उनकी बातों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। और ये कहने वाली कोई और नहीं, मेरी सास है। मैं अभी तक मुंह खोले खड़ी थी जब मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा मुंह बंद किया और कहने लगी कि जाओ, 2 दिन रहो या 3 दिन, तुम्हारी मर्जी है, मगर जैसे ही मेरी बेटी घर वापस जाए फौरन आ जाना। मुझसे ये घर के काम नहीं होते। अपनी माँ का ध्यान रखो, जाकर उनकी देखभाल करो, अपने घर का ध्यान रखो। बस एक बात ध्यान रखना, मेरी बेटी के जाने से पहले आ जाना, क्योंकि मैं अपने घर के काम नहीं कर सकती। तुम देखती तो हो कि मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे ये काम वाम नहीं होते। वो इतने प्यार भरे लहजे में बोल रही थी कि पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर खुश होते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। पति ने मुझे इतना खुश देखा तो समझ गए कि परमिशन मिल गई है। जब से शादी हुई थी, पहली बार मैं रहने जा रही थी। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, ये आंटी को दे देना। मेरे पति ने 10,000 रुपये मुझे देते हुए कहा तो मुझे हैरत हुई कि वो मेरी माँ को पैसे क्यों दे रहे हैं। ये पैसे किस चीज़ के हैं? मैंने सवाल किया तो वो जवाब दिए बिना मोबाइल में बिजी हो गए। मैंने दोबारा सवाल किया कि ये पैसे किस चीज़ के हैं, तो पति ने नफरत से देखा। ये तुम्हारे भाई ने भेजे हैं, 20,000 थे, 10,000 की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने अपने पास रख लिए, जैसे ही आएंगे तो दे दूंगा। पति की बात सुनकर मुझे परेशानी हुई, क्योंकि घर के खर्च 10,000 में चलाना कोई आसान काम नहीं था। मैं उनसे कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाई। अलमारी में से मैंने शादी वाले पैसे उठाने चाहे तो हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ पैसे नहीं थे। रोहित, आपने यहाँ से पैसे उठाए हैं? मैं परेशान सी होकर आई तो मेरे पति कहने लगे कि हाँ, माँ ने मांगे थे तो मैंने उठाकर दे दिए। तुम्हें क्यों ज़रूरत है? वैसे आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? माँ को ज़रूरत थी तो मैंने उन्हें दे दिए। वो मेरा सवाल उलटकर मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले तो मैं नाक के इशारे में सर हिलाती रही। वो मेरी शादी के गिफ्ट के पैसे थे और मेरे थे, आपने कैसे अपनी माँ को दे दिए? मैंने गुस्से से कहा तो मेरे पति नाराज़गी से मुझे देखने लगे।
तो क्या हुआ, घर के पैसे थे, घर के कामों में लगे हैं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? जाओ अपना काम करो और आगे से मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हारे लिए वो पैसे इतने ज़रूरी थे कि तुम मुझसे ज़बान चला रही हो? सिर्फ कुछ पैसे ही तो थे। वो बदतमीज़ी से बोले और अपने काम में बिज़ी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। पिछले महीने जो सैलरी मिली थी, मैंने उसमें से 10,000 उठाए और माँ को पूरे 20,000 करके दिए। मैं अपना बैग लेकर घर से निकलने लगी तो नंद मुझे देखने लगी और एक चालाक मुस्कुराहट से मुस्कुराई। मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि भाभी जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि घर में कोई परेशानी हो जाए, और वैसे भी माँ को किसी काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे जाने से पहले पहले वापस आ जाना ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। मुझे उसके लहजे में कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। आपके जाने से पहले मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं वहाँ से निकलती चली गई। मैंने माँ को वो पैसे दिए तो माँ खुश हो गई और अपने दामाद को अच्छा अच्छा कहने लगी। मैंने अभी तक उनके काले कारनामों के बारे में माँ को कुछ नहीं बताया था। वैसे स्नेहा, तुम्हारी बारात और रिसेप्शन के कपड़े बहुत खूबसूरत थे। तुम्हारी सास ने बताया होगा कि कहाँ से लिए थे। मेरी कजिन प्रिया खुश होते हुए पूछने लगी तो मेरे चेहरे पर खामोशी छा गई, क्योंकि आज तक मुझसे उन कपड़ों के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। वैसे दीदी, जो आपने रिसेप्शन की सुबह में सूट पहना था, वो आप मुझे एक दिन के लिए दे सकती हैं? हमारी पार्टी है, मैं पहनकर जाना चाहती हूँ। जब मेरी कजिन श्रेया ने कहा तो मैं खामोश हो गई। समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि वो सूट तो किराए के थे। सिर्फ शादी और रिसेप्शन वाले ही नहीं, बल्कि उनके घर के आए हुए जितने भी सूट थे, वो सब मेरी सास ने किराए पर लिए थे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने किराया भरा था। जैसे ही फंक्शन हुए, वो वापस करके आ गई थी। मुझे तो सुकून और ढंग से पहनने भी नहीं दिए थे। दरअसल बात यह है कि वो सूट ड्राई क्लीन के लिए गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। जब आएंगे तो तुम्हारे जीजू से बात करूंगी, वो तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। पार्टी कब है? मैंने सवाल किया तो श्रेया उदास होकर कहने लगी कि पार्टी तो कल है। अच्छा ठीक है, तो मैं अपना कोई सूट पहन लूंगी, लेकिन आपके सारे सूट बहुत खूबसूरत थे, मैं बता नहीं सकती। हर कोई आपके सूटों की तारीफ कर रहा था। वो बार बार तारीफें करते हुए बोली तो मैं मुंह बनाकर रह गई, क्योंकि मुझे बार बार अपनी सास की वो हरकतें याद आ रही थी जो मैं याद नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी सास का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है? अचानक माँ ने सवाल किया तो मैं जो पानी पी रही थी, मुझे फंदा लगा और मैं जोर जोर से खांसने लगी। माँ ने आगे बढ़कर मेरी कमर थपथपाई और कहने लगी, सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो। माँ ने पूछा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मुंह धोते हुए बोली, माँ सब बहुत अच्छे हैं। नंद का रवैया थोड़ा अजीब है, मगर उसने भी थोड़े टाइम बाद घर वापस चले जाना है। इसके बाद तो सास और मैं ही घर पर होंगे। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, और पति भी मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। रही बात नंद की, तो वो अपने घर की है और कुछ टाइम के बाद चली जाएगी। मैंने कहा तो माँ कहने लगी कि सास के साथ बनाकर रखो, उनका ख्याल रखा करो, जैसे तुम्हारी सगी माँ हो। उन्हें कभी किसी चीज़ की शिकायत मत होने देना। वो तुम्हारी सास है, उन्हें बिल्कुल अपनी माँ मानकर चलना। कभी भी उनके साथ बुरा रवैया मत अपनाना, वरना तुम्हारा पति भी तुमसे नाराज हो जाएगा। माँ का लेक्चर शुरू हो चुका था, जो मुझे एक आंख भी अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त ससुराल वालों की देखभाल करने के लेक्चर देती रहती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं माँ की बातें सुनती रही, लेकिन मेरा सारा ध्यान खाना बनाने पर था। आज शाम को मेरे पति खाने पर आने वाले थे। माँ ने उस हिसाब से तैयारी की थी। आप किस वक्त आएंगे? माँ और मैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 9 बजे भूख से निढाल होकर मैंने पति को कॉल की तो वो कहने लगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, बस कल जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो तभी खा लूँगा। आंटी को कहना कि परेशान न हो। पति के दो टूक अंदाज पर मैं हैरान होने के बजाय सुकून में हो गई। माँ को कह दिया कि वो नहीं आ रहे, फालतू में ही हम उनकी वजह से इतनी देर भूखे रहे। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मगर माँ को दामाद की फिक्र सता रही थी। 2 दिन सुकून से गुजरे, लेकिन अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता था कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो वो बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं रोहित को आज शाम दावत पर बुला लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। रात को मेरे पति घर आए और खाना वगैरह खाया और मुझे लेकर चले गए।
उस दिन मैं घर वापस आई तो कमरा बहुत साफ सुथरा था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई सफाई करता रहा हो। मैंने सोचा कि सास और नंद आती होंगी तो वही सफाई करके गई होंगी। जब सास आई तो मैंने पूछा कि नंद कहाँ है, तो वो कहने लगी कि वो तो 2 दिन पहले ही तुम्हारे जाते ही घर से चली गई थी। उसकी सास की तबीयत खराब थी। ये सुनकर मैंने अफसोस किया और उसकी सास की तबीयत के बारे में पूछा, तो मेरी सास ने बताया कि अब वो बेहतर है, उनका बीपी हाई हो गया था। मैं सुकून में थी। रात को जब पति घर वापस आए तो मैंने अलमारी सेट करने का फैसला किया। पति के बहुत से कपड़े जमा हो चुके थे, वो इस्त्री करने थे। मैंने सारे निकाले और बारी बारी इस्त्री करते हुए अलमारी में टांगने लगी। मगर तभी मेरी नज़र अलमारी के उस खाने पर पड़ी जिसमें मेरे कपड़े पड़े रहते थे। वहाँ कपड़े उस हिसाब से नहीं पड़े थे जैसे मैं रख कर गई थी। मैंने सारे कपड़े निकाले और दोबारा सेट करके रखने लगी। लॉकर जल्दबाजी में खुला रह गया था या मेरे पीछे किसी ने खोला था, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। जल्दी से लॉकर खोला और जेवर देखने के लिए जैसे ही चाबी घुमाई, मेरे मुंह से चीख निकली क्योंकि वहां जेवर नहीं थे। मैंने पति को बुलाया, वो दौड़कर चले आए। देखा तो जेवर गायब थे। मुझे उस दिन की बात याद आने लगी जब सास ने नंद को कहा था कि वो बहुत जल्दी से उसे सोने के जेवर बनवा कर देने वाली है। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मेरे जेवर को आगे पीछे करने वाली है। मैं इसलिए तो लॉक लगा कर गई थी। एक चाबी मेरे पास थी और दूसरी मेरे पति के पास। शायद उन्हीं के पास जो चाबी थी, सास ने वही उठाकर जेवर अपने पास रख लिए थे। जेवर कहाँ गए? तुमने यही रखे थे क्या? पति ने परेशान होकर पूछा। मैंने फौरन हाँ के इशारे में सर हिलाया कि जी हाँ, मैंने अपने हाथों से यही रखे थे। मैं रोने लगी। तभी पति कहने लगे, कहीं तुमने वो जेवर अपनी माँ के घर तो नहीं रखवा दिए? उस दिन तुम कह भी रही थी। जब पति ने ये बात कही तो मैंने उन्हें घूरा। नहीं, मैंने आपके सामने वो जेवर यहीं रखे थे। हम दोनों के बीच इतनी बहस हुई कि शोर सुनकर सास कमरे में आ गई। क्या हुआ है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? वो बिना कुछ सोचे बोलने लगी तो मैं जल्दी से साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। दरअसल आंटी, मेरे जेवर यहाँ रखे थे, वो अब नहीं है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा तो मेरी सास उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगी। तुमने ही कहीं इधर उधर किए होंगे, कहीं अपनी उस गरीब माँ को तो नहीं दे आई। अभी तुम गई थी तो लेकर तो नहीं गई थी। उनकी ये बातें मुझे बहुत बुरी लगी। वो कितनी आसानी से कह गई थी। मेरी माँ इतनी भी गरीब नहीं थी। आंटी, ऐसा नहीं है, मैंने खुद यहीं रखे थे, कहीं आपने तो नहीं उठाए? उस दिन भी तो आप कह रही थी कि जेवर आपके पास रखवा दूं। मैंने सास को जवाब दिया तो पति ने गुस्से से मुझे घूरा। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी उन कंगनों के लिए? पति ने कहा तो मैंने गुस्से से बोला कि जी हाँ, वो कंगन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कंगन बहुत पुराने थे और मैं उन्हें अपनी माँ को वापस कर देना चाहती थी क्योंकि उन पर मैं अपना हक नहीं समझती थी। वो मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बचा कर रखे थे। उन्होंने अपना सारा जेवर बेच दिया था। मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने की? पति ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा तो मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। शादी के बाद पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं कैसे यकीन करती कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है जिससे वो दिन रात मोहब्बत का इजहार करते नहीं थकते थे। बेटा, मैं क्यों तुम्हारी पत्नी के कंगन उठाऊंगी? सास ने उदास होकर कहा। इसने खुद ही कहीं आगे पीछे किए होंगे। मेरी सास ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गई। आंसू नहीं थे, मगर फिर भी वो दुपट्टे से बार बार अपनी आंखें रगड़ रही थी, ये दिखाने के लिए कि वो आंसू बहा रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे साबित करूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने ही उठाए हैं क्योंकि आप पहले दिन से ही उन पर नज़र रख रही थी। मेरी माँ से भी तो आपने उन कंगन की मांग की थी। आपने ही मेरी माँ से कहा था कि हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने मना किया तो आपने पैसों की मांग की, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इनकार कर दिया तो आपकी नज़र उनके कंगन पर पड़ गई और आपने कहा कि ये कंगन आपको दे दिए जाएं। शादी वाले दिन ही आपकी नज़र उनके कंगन पर पड़ गई थी। मैं गुस्से में ज़्यादा ही बोल गई थी। पति ने कुछ सोचे बिना मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं पेट के बल जा गिरी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। सास घबरा गई। पति फौरन मेरी तरफ बढ़े, मगर मैंने उनका हाथ झटक दिया। वही सारी मुसीबत के जिम्मेदार थे। मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगी। पति ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल की। वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। दर्द से पेट फट रहा था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा खत्म हो चुका है। ये सुनकर मैं और ऊंची आवाज़ में रोने लगी। माँ भी वहाँ आ गई थी। बुआ भी उनके साथ थी। वो मुझे छुपाने में लगी हुई थी।
बेटी, ये सब कैसे हुआ? इस वक्त मेरे पति मेरे पास नहीं थे। जब बुआ ने मुझसे सवाल किया तो मैं रोते हुए उनका हाथ थाम कर रह गई। वो उन्होंने मुझे धक्का दिया था। मैंने सच में जेवर नहीं उठाया, जेवर मेरी सास और नंद ने उठाए हैं। मैंने रोते हुए साफ साफ बता दिया तो बुआ हैरान रह गई। बेटी, सोच कर बताओ, तुमने कहीं और जगह तो नहीं रखे थे? बुआ ने कहा तो मैं सिर्फ ना के इशारे में सर हिलाती रह गई। मैंने अपने इन्हीं हाथों से वो जेवर लॉकर में रखे थे। जब मैं अपने मायके गई थी तो वो जेवर वहीं थे, और लेकिन जब मैं वापस आई तो वो वहां नहीं थे। मैं ये कहते हुए रोने लगी। अभी हम दोनों में बहस चल रही थी जब मेरे पति वहां चले आए। उनके साथ मेरी सास और नंद भी थी। नंद खास तौर पर मेरे लिए सूप बनाकर लाई थी। वो फालतू में मेरी देखभाल कर रही थी, जबकि मेरी इस तबीयत के पीछे भी उसी का हाथ था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रही थी, मगर मैं खामोशी से लेटी रही। आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मेरे पति की नज़र मेरी नंद के हाथों पर पड़ी। ये कंगन तो मेरी पत्नी के हैं, मेरे पति ने चिल्लाते हुए कहा, तो नंद ने जल्दी से हाथ आगे कर दिए। अरे, ये कंगन तो तुम्हारे बहनोई ने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट किए हैं, तभी तो मैं आज पहन कर आई हूँ। देखो कितने खूबसूरत है ना। मेरी नंद झूठ बोलते हुए कहने लगी। पति ने जल्दी से मोबाइल में शादी की पिक्चर्स ढूंढना शुरू कर दी। फिर कंगन पर जूम करके देखा तो अपनी बहन को गुस्से से घूरने लगे। सच सच बताओ, ये कंगन किसके हैं? वरना अभी और इसी वक्त मैं तुम्हारे पति को फोन करके पूछूंगा कि ये कंगन किसके हैं, और अगर उसने ये खरीदे हैं तो रसीद तो उसके पास होगी। पहली बार पति ने मेरा साथ देते हुए कहा था तो मेरी आंखें भीगने लगी थी। तुम मेरी बेटी को चोर कह रहे हो? सास बीच में आई और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। तो मैंने पति को चुप रहने का इशारा किया, मगर वो सच जानने के लिए मुझसे भी ज्यादा परेशान थे। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगी। अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे पति को फोन करता हूँ। मेरे पति ने मोबाइल उठाते हुए कहा तो नंद फौरन सामने आई। मेरे पति को कॉल मत करो, मैं सब बताती हूँ। ये कंगन तो मुझे माँ ने दिए थे। वो सारा इल्जाम अपनी माँ पर डालते हुए बोली। मेरी सास कुछ बोली नहीं, बल्कि शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। चाहे मेरी बेटी पहने या बहू, वो एक ही बात है। वो कमजोर सी सफाई देने लगी तो पति गुस्से से उन दोनों को घूरते रहे। अब तक मेरी पत्नी जो कहती आई थी वो सच था। मैं उसे ही गलत कहता रहा, मगर अब मुझे मालूम हुआ कि वो सच्ची और आप लोग झूठे थे। मेरे पति गुस्से में आग की तरह जल रहे थे। वो गुस्से से हॉस्पिटल के उस कमरे से निकलते चले गए। सास रोते हुए नीचे बैठ गई। नंद ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भाई की नज़र में वो चोर साबित हो चुकी थी। देखो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ कर दोगी तो तुम्हारा पति भी मुझे माफ़ कर देगा। एक मामूली से कंगन ही तो है। वो रोते हुए बोली तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, जबकि माफ़ करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, और वो भी झूठा। अभी वो रो रही थी जब मेरे पति दोबारा आए और जल्दी से कहने लगे कि जल्दी से तैयारी पकड़ लो, हम घर जा रहे हैं। और माँ, इसके लिए मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। आप मेरी नज़रों में गिर गई हैं। मेरे पति नफरत से बोले। मेरा हाथ थामा और घर ले आए। अब तक अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को वो देते आए थे, मगर अब वो मुझे देने लगे। अगले दिन तबीयत खराब होने की वजह से मैं अपने घर आ गई थी। माँ मेरा ख्याल रख रही थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हुए थे, तो एक दिन बुआ मेरी तबीयत पूछने चली आई थी। मैं खुश होकर उनसे मिली। काफ़ी देर तक वो मुझे हौसला देती रही और मैं उन्हें। उन्होंने मुझे बताया कि हम दोनों जुड़वा भाई बहन थे। मैं लगभग 6 साल की थी जब माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। तब मेरा जुड़वा भाई मेरे बाप की तरह मेरा ध्यान रखता था। बुआ ने अपनी बात शुरू की तो मुझे हैरत हुई। वो अचानक इन बातों के बारे में मुझे क्यों बता रही थी, जबकि हम में से किसी ने भी उनके बारे में उनसे नहीं पूछा था। उसने दिन रात मेहनत की, 2-2 जगह काम किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया, घर बनाया, मेरी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और आखिरी वक्त में मैं मामूली सी बात पर उससे नाराज़ हो गई और उसको आखिरी बार देख भी नहीं सकी। जब उन्होंने ये कहा तो मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। बुआ, आप हमसे नाराज़ क्यों थी? आखिर पिताजी ने ऐसा क्या किया था कि आपने कभी सीधे मुंह ना माँ से बात की और ना ही मेरे पिताजी से? मेरे सवाल पर बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल मेरी सास चाहती थी कि मेरी नंद की शादी मेरे भाई से हो जाए और वो घर जमाई बन जाए, मगर मेरा भाई किसी भी तरह इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो मेरी नंद से शादी तो कर लेता, मगर घर जमाई बनना वो किसी भी तौर पर नहीं अपना पा रहा था। मैंने उससे ज़बरदस्ती की और कहा कि अगर उसने मेरा कहना नहीं माना तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। उसने कहा, जैसी मेरी मर्जी। मैं गुस्सा हो गई और कई सालों तक उसने मुझसे कोई बात नहीं की। उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। तुम्हारी माँ मुझे एक आंख भी नहीं भाती थी। जब बुआ ने हंसते हुए अपनी बात कही
तो हम भी हंस दिए। इस घर पर मैं हक नहीं रखती हूँ। मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रही हूँ, इस पर तुम लोगों का हक है। मेरे भाई ने तो मुझे इस घर का हिस्सा दे दिया था। जब उन्होंने इस रात से पर्दा उठाया तो हम सब हैरान रह गए। मतलब कि ये घर अब बुआ के नाम नहीं था। हम नहीं जानते थे कि पिताजी ने तो बहुत पहले ही बुआ को उनका हिस्सा दे दिया था, और वैसे भी इस जायदाद में उनका हिस्सा नहीं बनता था, क्योंकि ये मेरे पिताजी ने अपने पैसों से बनाया था, ना कि उन्हें ये विरासत में मिला था। ये मेरी नंद के रिश्ते से पहले की बात है। जब मेरे पति को कैंसर हुआ तो मेरे भाई ने उनके इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। वो मेरे पति के इलाज के लिए लोगों से पैसे उधार लेने पर भी राजी हो गया था। मैं फिर भी उसका एहसान नहीं उतार सकी। वो बहुत अच्छा था, मगर मैं कभी उसके लिए अच्छी बहन साबित नहीं हुई। बुआ रोते हुए बोली। घर के डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में थमा दिए और वहां से उठकर चली गईं। हमने बुआ को बहुत रोका, मगर उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। पिताजी ने बुआ के कहने पर ही ये घर उनके नाम किया था, क्योंकि हमारे दादा का खानदानी घर वो बेचकर अपने कारोबार में लगा चुके थे। उसमें तो बुआ का हिस्सा बनता था, मगर उन्होंने भाई को माफ कर दिया था ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये एक मामूली सी बात थी, मगर मैं सारी जिंदगी डरती रही कि न जाने बुआ उन्हें इस घर से निकाल न दे। कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद मैं ससुराल वापस आ गई थी। जैसे ही मैं घर आई तो सास ने मेरे पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। मैंने तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काया और वो जो रकम लाकर देता था उसे अपनी बेटी के हवाले कर दिया। आज वही बेटी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। जिसके लिए मैंने अच्छाई और बुराई में भी फर्क नहीं किया, उसने ही मुझे ये सारे मशवरे दिए और मुझे तुमसे दूर कर दिया। वो कहती थी कि अगर मैंने तुम्हें ढील दी तो तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी। मेरा बेटा मेरे पास रहे, इसके लिए ही मैंने ये सब किया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं और अपने बेटे की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे कहो कि वो मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़ बेटा, तुम ही हो जो मुझे उससे माफ़ी दिलवा सकती हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, ना ही अपनी बेटी की बातों में आऊँगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूँगी। प्लीज़ अपने पति से कहो कि वो एक बार मुझे माफ़ कर दे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। बात एक ही थी, मगर अपने शब्द बदल रही थी। मैंने उन्हें बाजू से पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। आप मेरे लिए बहुत इज्जत रखती हैं। मैं आज ही रोहित से बात करती हूँ। आपकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि आपको ऐसी सज़ा दी जाए। मेरे पति घर वापस आए तो मैंने उन्हें कह दिया कि अपनी माँ जी को माफ़ कर दीजिए। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे कि माँ ने सारी जिंदगी मेरी बहन का अच्छाई और बुराई में साथ दिया। यही वजह है कि उसके ससुराल वाले उससे दूर हो चुके हैं, और अब तुम भी ये कभी नहीं सुधरेंगे। हमेशा दूसरों की जिंदगी में आग लगाती रहेंगी, जैसे उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पति गुस्से में थे। मैंने उन्हें समझाया और सास के कमरे में ले आई। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से कई साल पुरानी शिकायत करते रहे, फिर एक दूसरे को माफ कर दिया। सास ने मुझे थैंक यू कहा। हाँ, उन्होंने मुझे बेटी नहीं समझा था, मगर मैंने तो उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। रिश्ते कीमती होते हैं। लोगों के मर जाने के बाद पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या थी। इसलिए वक्त रहते ऐसे फैसले करने चाहिए कि बाद में पछताना न पड़े। आज मेरी सास और मैं एक बहुत ही खुशी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंद ने हम दोनों में फूट डलवाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैंने अपनी सास के साथ अच्छा सलूक किया तो बदले में मेरी माँ को भी मेरी जैसी बहू मिली, जो उनका माँ की तरह ख्याल रखती है। अब सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। ऊपर वाला सबको बुरी नज़र से बचाए रखे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।